ओशो के जो सक्रिय ध्यान की विधियाँ हैं, वो किस तरह से हमारे इमोशनल ब्लॉक को और एनर्जी के ब्लॉक्स को तोड़ने में मदद करती हैं। और दूसरा ये कि यही जो सक्रिय ध्यान की विधि है या सक्रिय तरह की विधियाँ हैं, वो हमारी डिकंडीशनिंग को, माइंड की कंडीशनिंग को कैसे डिकंडीशन करती हैं और किस तरह से हेल्प करती हैं। तो ये एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है ओशो के सक्रिय ध्यान में जो भी है, ख़ासतौर से हम डायनेमिक को फोकस करके अगर करें, जो कि ज़्यादा पॉपुलर मेडिटेशन है और इसको एक अनिवार्य रूपेण सभी सन्यासियों को मिनिमम निश्चित समय के लिए करना ही होता है। सभी करते हैं, करना भी चाहिए। ये जो मेडिटेशन की जो टेक्निक है, ये इस बात पर आधारित है कि हमारी पहल सारी जो ऊर्जाएँ हैं वो हमारे हासिल हों, इकट्ठी हो जाएँ। हमारे माइंड की जो कंडीशनिंग है या हमारी जनरल कंडीशनिंग है, वो कई तलों पर होती है। हमारी फिजिकल बॉडी में कंडीशनिंग होती है, हमारे किसी चीज़ की अप्रोच में कंडीशनिंग होती है माइंड की, हमारी साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग होती है। तो सक्रिय ध्यान एक तल पर इस तरह से मदद करता है कि जो फिजिकल बॉडी के साथ हमारा ओवर अटैचमेंट है, या हम बिल्कुल रॉ लैंग्वेज में कहें कि शरीर अगर हमारी दुखती रग है और ये रग बनती है आलस्य से, थकान से, इनसे अगर हम आगे जाते हैं, इन सीमाओं को शरीर की हम तोड़ते हैं, तो हम पहली कंडीशनिंग को पार करते हैं। और ये बहुत बड़ी है, कहने के लिए छोटी है, लेकिन ये बहुत ही हमें एक बड़े सुदृढ़ तल पर लाकर खड़ी करती है। तो सक्रिय ध्यान में हमें इसका अवसर मिलता है, क्योंकि इस ध्यान विधि में शरीर का बहुत उपयोग है। शरीर को अति तक, एक बिल्कुल उसकी सीमा तक खींचा जाता है इसमें। तो रोज-रोज करने से हमारा वो जो शरीर के प्रति जो जुड़ाव है और उस कारण से हमारा आलस्य है, हमारा भय है, थकान के प्रति हमारा एक उसको देखने का एक नज़रिया है, वो सारा टूटता है। तो ये पहली सीमा है जिससे हम बाहर आ जाते हैं। फिर जो हमारी मेंटल कंडीशनिंग है, अप्रोच है, अपने इमोशंस को लेकर कि हम अपने इमोशंस को कैसे प्रकट करें, हमारी क्या इमेज है, ये सब इसमें सक्रिय ध्यान के चरण में जो इमोशनल हम कैथारसिस करते हैं, सप्रेशन, जो हमारे सप्रेस्ड इमोशंस है जिनको निकालते हैं, वहाँ पर इसकी डिकंडीशनिंग मिलती है। और शरीर की कंडीशनिंग टूटने के साथ साथ मानसिक कंडीशनिंग अपने आप टूट रही होती है, क्योंकि ये दोनों साइकोसोमेटिक है, अलग अलग नहीं है, मिले मिले हैं। शरीर की कंडीशनिंग टूटती है तो एक बिलीफ, नया बिलीफ और एक पॉजिटिव बिलीफ भी हमें मिलता है कि नहीं, आई कैन डू इट। तो ये पुरानी कंडीशन का टूटना और नई ऑफ कोर्स वो कंडीशन है, लेकिन वो किसी अच्छी चीज़ के लिए है, किसी बेहतर प्रयास के लिए है, तो वो हमें चाहिए होती है। तो सक्रिय ध्यान में वो सारे तत्व उन्होंने समाहित कर दिए हैं, कई चरणों में उसको विभाजित कर दिया है कि जिससे शरीर के तल की, मन के तल की अप्रोच की कंडीशनिंग हमारी टूटे। और लास्ट में हम देखते हैं कि हम सेलिब्रेट करते हैं। हमारा जो किसी भी चीज़ के प्रति एक ग्रेटिट्यूड का भाव है जो मिसिंग होता है जनरली, कोई भी चीज़ अच्छी हुई लेकिन हम थैंकफुल होना नहीं जानते, हमारी ट्रेनिंग नहीं होती इसकी, हम नहीं सीखते इसको। सक्रिय ध्यान में 15 मिनट का वो भी लास्ट में चरण आता है कि भाई ग्रेटिट्यूड में नाचो, झूमो और धन्यवाद दो कि तुम ध्यान कर रहे हो, ये इतनी सुंदर सुबह है, जिसका जैसा भी भाव बनता है और जैसी फील होती है। तो कई तरफ से इसमें हमारी कंडीशनिंग टूट रही होती है। कंडीशनिंग टूटने के कारण से क्या होता है कि हमारी साइकोलॉजिकल एनर्जी जो है, एनर्जी तो वही है, एक ही एनर्जी है, कोई भीतर जो हमारी ऊर्जा है वो अलग अलग बटी हुई नहीं है कि ये वैचारिक ऊर्जा है, ये भावनात्मक, साइकोलॉजिकल। ये व्याख्या जब हम करते हैं तब हम इसको बांट के दर्शाते हैं ताकि सुनने वाले को समझ में आ सके, ऊर्जा तो वही है। तो जब हम इतनी सारी डायरेक्शन में अपनी कंडीशनिंग को तोड़ने का प्रयास करते हैं, तो हमारे भीतर एक ओपननेस होती है, हमारी पूरी की पूरी ऊर्जा संयुक्त होती है, जो कि साइकोलॉजिकली बटी हुई होती है। उदाहरण के लिए साइकोलॉजिकली मैं ये समझ सकता हूँ कि भाई मुझसे नहीं होगा, ये आलस है, या मैं सुबह 6 बजे नहीं उठ सकता, तो ये एक साइकोलॉजिकल ब्लॉक है। या मैं 10 मिनट तक हाथ ऊपर करके नहीं खड़े रह सकता, ऑफ कोर्स वो बहुत मुश्किल होता है और वो अभ्यास से ही बनता है, शरीर में स्ट्रेंथ आती है और हमारे मन में जब विश्वास बनता है तो ही वो हो पाता है, लेकिन ब्लॉक तो टूटता ही है। तो जो हमारे सोचने समझने के तल के जो ब्लॉक है, इसको एनर्जी ब्लॉक कह देते हैं, साइकोलॉजिकली होते हैं जो भी ये ब्लॉक होते हैं। हाँ, अगर ये बहुत लंबे समय जब हमारे साथ टिक जाते हैं और इमोशन काफ़ी इंटेंस होता है, तो ब्लॉक भी इंटेंस होता है, तब इसके शरीर पे प्रभाव भी आते हैं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि है तो साइकोसोमेटिक ही, दोनों जुड़े हुए हैं। तो जब हमारी कंडीशनिंग, कहने का आशय यह है कि जब वो टूटती है तो पूरी की पूरी ऊर्जा धीरे धीरे संयुक्त होती है, साइकोलॉजिकल
क्लैरिटी मिलती है हमको, अंदर एक क्रिस्टलाइजेशन होता है, साइकोलॉजिकल क्लेंजिंग होती है। ये सारी चीज़ें इस ध्यान की विधि में अपने आप हो रही होती हैं। कोई हम अलग से सोच सोच के नहीं करते कि अब हमारी क्लेंजिंग होगी, अब हमारा इंटीग्रेशन होगा। ये इसमें छुपे हुए तत्व हैं, लेकिन क्रियाओं के तौर पे तो वो बड़ी, हम कुछ सिंपल सी क्रियाएं कर रहे हैं, चीख रहे चिल्ला रहे हैं या हु का प्रयोग कर रहे हैं या सांस की क्रिया कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की जो कहानी है, वो जिस कारण से हम कोई ध्यान की विधि कर नहीं पाते, शुरू करते हैं तो लंबे समय तक नहीं कर पाते, टिक नहीं पाते, उसकी पृष्ठभूमि और भूमिका को समझ नहीं पाते, वो सब तैयारी चल रही होती है। तो इस तरह से ओशो का सक्रिय ध्यान एक बहुत सिंपल और बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म एक साधक को देता है, हमें देता है, जहाँ पे हम अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं, पहली बात, और अपने भीतर कुछ नई ऊर्जा का, पॉजिटिव विधायक कॉन्फिडेंस का संचार कर पाते हैं। ये दोनों बहुत बड़ी बात है। आने वाली आध्यात्मिक यात्रा के लिए ये पथ के पाथे होते हैं साधक के लिए। यही भोजन चाहिए होता है साधक को, जो मिसिंग होता है, क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग कोई जादुई चिड़िया तो है नहीं। रोज रोज का जीवन जीने में ही अध्यात्म छुपा हुआ है। ये तो कभी नहीं समझा जाना चाहिए कि हम 10-5 साल कर लेंगे तो हम किसी अवस्था में पहुंच जाएंगे। साधक का या हमारे को ये बात समझनी चाहिए कि जो हम आज जो जीवन जी रहे हैं, अभी जैसा भी है, वो हमारी व्याख्या में अच्छा है, बुरा है, कैसा भी है, लेकिन उसके प्रति हम कितने जाग सकते हैं, उसके प्रति, यानी जिसको हियर एंड नाउ या वर्तमान में रहने और ये सब कहा गया है, इस क्षमता को अर्जित करने के लिए हमें कुछ सीमाओं को तोड़ना होता है। और सक्रिय ध्यान एक सरलतम और बड़ी जेट स्पीड से वो भूमिका पैदा करता है। इस कारण से इसका इतना महत्व है, और इसी कारण से ओशो ने जोर दिया है कि सभी को ये करना चाहिए। ऑफ कोर्स कि जब हम इसमें मैच्योर हो जाते हैं, इन सारी सीमाओं को तोड़ पाते हैं, तो हमारा मार्ग फिर निजी होने लगता है। फिर हमारी संवेदनाएं और इकट्ठी होने लगती हैं, हमारी संवेदनाओं को समझने का हमारा ढंग बदल जाता है। और दूसरी बात ये भी है कि जब हम विभिन्न दिशाओं में बिखरी हुई अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करते हैं, विभिन्न दिशाओं में दौड़ रही हमारी बेलगाम भावनाओं को, विचारों को इकट्ठा करते हैं ध्यान की विधि के माध्यम से, सीमाओं को तोड़ के ऊर्जा को संरक्षित करते हैं, तो ये सब कुछ हमारे मन को शांत कर रहा होता है। इतनी ऊर्जा को ये संतुलित और एक रिदम में बहुत लयपूर्ण बना रहा होता है। उस भूमि में समझ और संवेदनशीलता के पैदा होने की संभावना ज्यादा होती है, बजाय इसके कि जो हम अपना रूटीन जीवन जीते रहें, उसमें हमारी किसी उच्च कोटि की समझ पैदा हो जाए, या हम अपनी समझ को, वर्तमान समझ को किसी ऊंचे तल पे ले जाएं, उसकी संभावना बहुत कम होती है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अब ऊर्जाएं इकट्ठी हमारी हो जाएं, संवेदना इकट्ठी हो जाएं, हम थोड़े से डिसिप्लिन हो जाए आंतरिक रूप से, ऐसी भूमि पर समझ, सूझबूझ, देखने की क्षमता, दृष्टिकोण, संवेदनशीलता, ये सारी चीजें आसानी से जम जाती हैं। और यही तो है ध्यान की उपलब्धि। होती क्या है? ध्यान की उपलब्धि है ही इसी बात में, ध्यान मार्ग की उपलब्धि, कि हम संवेदनशीलता से जीवन जिए। ये ना सोचा जाए कि हमारी ध्यान की उपलब्धि ये है कि हम भविष्य में कभी एनलाइटेड होंगे। ये सब काव्यात्मक और मिस्टीरियस व्याख्याएं हैं। उसकी मिस्ट्री को आप शब्द के साथ डिकोड नहीं कर सकते हैं, वो वक्त के साथ डिकोड होती है, हमारी मैच्योरिटी और हमारी ऑथेंटिसिटी के साथ डिकोड होती है, हमारी समझ सूझबूझ के साथ डिकोड होती है, वो अपने आप होती है, और हर व्यक्ति के अलग अलग होती है। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ओशो ने कोई प्रवचन दिया, वो 1000-10,000 लोग बैठ के सुने, फिर वो किताबों में छपा और लाखों लोगों ने उसे पढ़ा, सुना, तो पहले ही दिन से वो इस चीज़ की तैयारी में लग गए ज़्यादातर लोग। कुछ लोग तो बिल्कुल समझते हैं सारी बात, और वो तो इसको बिल्कुल ज़मीनी और यथार्थ प्रैक्टिकल रूप से लेके चलते हैं, लेकिन कुछ लोग जो काल्पनिक प्रतिमा बना लेते हैं इस चीज़ के आसपास कि ये हम बुद्धत्व और दूसरी बातें जो है, उस कारण से वो इसको ध्यान को एक अलग रूप दे देते हैं पूरी बात को। ऐसा नहीं है, हमें अपनी सीमाएं तोड़नी चाहिए। हमें जीवन को करीब से जीने के लिए, संतुलित रूप से जीने के लिए इन सारी बातों को, अपनी एनर्जी को संतुलित करना चाहिए, जो कि ध्यान की विधियों में, ओशो की विधियों में भरपूर रूप से मिलता है। हाँ, कि इसमें सातत्य चाहिए, और साथ साथ ओशो का जो दर्शन है, जो इसके पीछे है, वो भी हमें समझते चलना चाहिए, जो कि उनकी वाणी में मिलता है। और लगातार रोज रोज प्रवचनों में वही समझाया है उन्होंने। उनकी ध्यान विधियां और उनकी वाणी का कॉम्बिनेशन, ये वो दो रिकंसिलिएशन फोर्सेस हैं जो कि तीसरी दिशा में हमें गति देती हैं।